नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर से पुनः आपके मध्य। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यक्रम 1 के अंतर्गत व्याकरण भाग में समास और उसके भेद पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों प्रकरणों को समझ चुके हैं। आप सभी ने मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। नहीं देखे हैं, एक बार पुनः देखिए, सुनिए, समझिए। विद्यार्थियों, आज हम समास और उसके भेद, समास और उनका विभाजन, इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रथम 2 वीडियो में भी मैंने संकेत किया था कि हिंदी में शब्द संरचना की एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया कहीं उपसर्गों के माध्यम से संपादित होती है, कहीं प्रत्ययों के माध्यम से संपादित होती है, कहीं समास के माध्यम से संपादित होती है, तो कहीं संधियों के माध्यम से संपादित होती है। विद्यार्थियों, उपसर्ग में हम देखें तो अनु प्लस गमन, अनुगमन एक नया शब्द, एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द बन गया। प्रत्यय के रूप में देखें तो मानव प्लस ता, मानवता, एक नए शब्द का निर्माण। मानव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ता प्रत्यय लगते ही भाववाचक संज्ञा का रूप बन गया। समास अभी हम विस्तार से इनको पढ़ने वाले हैं। बाकी का देखें तो यश को प्राप्त 3 पद हैं, और जब सामासिक पद किया तो यश प्राप्त 1 पद बन गया। संधि 2 पद दिखाई दे रहे हैं, प्रति प्लस 1 प्रत्येक, यण संधि का प्रयोग है, यण स्वर संधि का प्रयोग। चलिए हम अपने मूल प्रकरण पर आते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, समास शब्द का अर्थ जान लें। समास हमारे साहित्य में 2 प्रकार की शैलियां प्रसिद्ध हुई, एक समास शैली और एक व्यास शैली। समास शैली का मतलब है संक्षिप्त में, और व्यास शैली का मतलब है विस्तार से। तो यहां समास का अर्थ संक्षिप्त करना, संक्षेप में लिखना। सम प्लस आस 2 पदों के मेल से यह समास पद, समास शब्द बना है। सम प्लस आस, सम मतलब पास में, और आस संस्कृत की आस धातु बिठाना, कि 2 पदों को पास में बिठाना, 2 पदों को निकट लाना, 2 पदों को पास पास लाना, 2 पदों का समाहार, 2 पदों का मिलाप, इसी का नाम क्या है? समास। तो हम कह सकते हैं संक्षिप्त करना। और एक सेंटेंस में इस बात को कहें तो संक्षिप्त करने की जो रचना विधि है उसी का नाम समास है। विद्यार्थियों, बात ख्याल में आई? संक्षिप्त करने की जो रचना विधि है उसी का नाम क्या है? समास है। जैसे ऊपर हमने समझा था अभी, यश को प्राप्त, ये 3 पद फैले हुए हैं, ये 3 पद अलग अलग विस्तार को प्राप्त हैं, लेकिन हम इन 3 पदों को संक्षिप्त में जो लिखा, यश प्राप्त, हमने इन्हें एक पद के रूप में सामासिक पद बना करके लिखा, तो यह समास हो गया। और यह समास, यह जो संक्षिप्त करने की रचना विधि, इसी का नाम क्या हुआ? समास। समझ में आया विद्यार्थियों? यश को प्राप्त, यहां तो 3 पद हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को? यश को प्राप्त यहां पर 3 पद हैं, लेकिन जब हमने इसे समास रूप में परिवर्तित कर दिया, सामासिक पद के रूप में चेंज कर दिया, तो यह यश प्राप्त 1 पद हो गया। जो 1 पद बना, मतलब यह जो 3 पद 1 पद के रूप में परिवर्तित हुए, ऐसी जो संक्षिप्त करने की रचना विधि, इसी का नाम क्या है? समास है। याद रहेगा विद्यार्थियों? चलिए आगे चलते हैं। अर्थ समझ गए? समास मतलब संक्षिप्त करना, और समास शब्द 2 पदों से मिलकर के बना है। सम प्लस आस मतलब 2 पदों को पास पास बिठाना, 2 पदों का समाहार, 2 पदों का मिलाप, इसी का नाम क्या है विद्यार्थियों? समास है। याद रहेगा सभी को? 2 पदों का मिलाप, 2 पदों का संक्षिप्त रूप, इसका नाम क्या है? समास है।
चलिए आगे चलते हैं इसकी परिभाषा को। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर के किसी एक पद, किसी एक सामासिक पद, एक सामासिक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हम इस बात को इन 4 उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, मन से चाहा, मन चाहा, गुणों से युक्त, गुण युक्त, आधा है जो पका, अध पका, 7 दिनों का समूह, सप्ताह है। अब विद्यार्थियों, यहां पर आप देख रहे हैं, हमने परिभाषा के माध्यम से क्या जाना कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर, हम देख रहे हैं मन से चाहा, यहां पर 3 पद हैं और ये 3 पद मिलकर के जब मन चाहा इस एक पद में परिवर्तित हुए तो यह मन चाहा, यह समस्त पद, यह सामासिक पद कहलाने लगा। गुणों से युक्त 3 पद हैं, जब गुण युक्त एक पद हो गया तो यह समस्त पद या समास कहलाने लगा। आधा है जो पका, अध पका, यहां पर भी 4 पद हैं और ये 4 पद एक समस्त पद में जब परिवर्तित हो गए तो यह समास या समस्त पद कहा जाने लगा। 7 दिनों का समूह, यहां पर 4 पद हैं, ये 4 पद जब एक संक्षिप्त रूप में परिवर्तित हुए तो सप्ताह शब्द बना और यह समास और सामासिक पद कहलाने लगा। विद्यार्थियों, यहां पर हम समास के विभाजन में, इनके भेदों में आगे बढ़ें उसके पहले आपको कुछ शब्दों का परिचय प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है, जैसे समस्त पद और समास और विग्रह। तो ये 2 चीजें, समस्त पद तो हम समझ चुके, समास या समस्त पद एक ही बात है। जैसे मन चाहा है, ये मन चाहा क्या है? समस्त पद है, इसे समास भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम इस पद को विभिन्न प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग करके अलग अलग तोड़ करके लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? विग्रह। मन चाहा तो विद्यार्थियों समस्त पद है, लेकिन इसका विग्रह क्या हो गया? मन से चाहा। इसी प्रकार से गुणयुक्त समस्त पद है, समास पद है और इसका विग्रह क्या है? गुणों से युक्त। अध पका समस्त पद है और इसका विग्रह क्या हो गया? आधा है जो पका। सप्ताह समस्त पद है और इसका विग्रह क्या हो गया? 7 दिनों का समूह। तो इस प्रकार से समस्त पद और विग्रह समझ में आ गया होगा। विग्रह मतलब उस एक पद को तोड़ करके विभिन्न प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग करके और फिर लिखना, तो वह विग्रह। और जब कारक चिन्हों को हटा दिया, विभिन्न प्रकार के जो अन्य पद थे उन्हें हटा करके एक पद बना दिया तो वह समास या समस्त पद कहा जाता है। अब एक बात और, पूर्व पद, उत्तर पद। आप कहेंगे ये क्या चीज है? तो पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। यहां पर हम समास के जो भेद करने वाले हैं उनके सभी उदाहरणों में आपको कहीं पूर्व पद की प्रधानता मिलेगी, कहीं उत्तर पद की प्रधानता, कहीं पूर्व पद गौण मिलेगा, कहीं उत्तर पद गौण मिलेगा। तो पूर्व पद मतलब पहला पद। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें मन चाहा, मन चाहा उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, तो इसमें मन तो क्या है? पूर्व पद है और चाहा क्या है? चाहा क्या है? यहां पर उत्तर पद है। या ऐसा कह सकते हैं मन क्या है? पहला पद है और चाहा क्या है? चाहा क्या है विद्यार्थियों? उत्तर पद है। इसी प्रकार से गुण क्या है? पूर्व पद है और युक्त क्या है? उत्तर पद है। अध क्या है? अध मतलब आधा। अध क्या है? पूर्व पद है। पका क्या है? उत्तर पद है। इसी प्रकार से सप्ताह है, सप्त, सप्त क्या है? पूर्व पद है और अन्न, अहन जो प्रयोग बनता है मतलब दिन, तो वो क्या है? उत्तर पद है। तो इस प्रकार से हमने ये पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह, समस्त पद और विग्रह इस संबंध में जाना। चलिए विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं एक एक। समास के भेद। समास का विद्यार्थियों 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। आप सभी इस बात से वैसे पूर्व कक्षा से परिचित होंगे, 8वीं कक्षा में इस प्रकरण को पढ़ के आए होंगे सभी, तो परिचित होंगे। 4 प्रकार से इनका विभाजन किया है। देखते हैं हम। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, इसी के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। उसके बाद तीसरा भेद है द्वंद्व समास और चौथा भेद है बहुव्रीहि समास।
यदि हम 4 प्रकार से विभाजन देखेंगे तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और यदि 6 प्रकार से देखेंगे तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस समास का विभाजन है। देखिए एक एक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों स्क्रीन पर। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। पूर्व पद समझ गए, प्रथम पद समझ गए, पहला पद प्रथम पद पूर्व पद कि जिसमें प्रथम पद अव्यय हो अर्थात पूर्व पद की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रहेगा विद्यार्थियों, याद रहेगा सभी को। जिसमें प्रथम पद अव्यय अर्थात पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद उसकी प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, यथा विधि, इसका विग्रह क्या होगा? यथा विधि, विधि के अनुसार। यहां पर यथा क्या है विद्यार्थियों? पहला पद अव्यय है और इसी की प्रधानता है। यहां पर यथा पद की ही प्रधानता है। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। आमरण, 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 मरण तक, आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। याद रहेगा, आजीवन, जीवन भर। आजन्म, जन्म से लेकर, आजन्म, जन्म से लेकर। आजीवन में आपद, आजन्म में आपद, आमरण में आपद, यथा विधि में यथा, ये सब अव्यय पद हैं। रातों रात, रात ही रात में। अब आप कहेंगे कि यहां तो अव्यय कहां है, लेकिन कुछ पद तो वास्तविक रूप से मूल अव्यय, और कहीं कहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें संज्ञा को भी अव्यय का रूप लिया गया है, संज्ञा को भी अव्यय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां पर जो रात है, आपको लग रहा होगा कि यह तो संज्ञा पद है, बिल्कुल संज्ञा पद है, लेकिन यहां पर यह अव्यय का रूप ले लिया, इसलिए इसे संज्ञा पद अव्ययी कहते हैं। बीचों बीच, बीच ही बीच में। रातों रात, रात ही रात में। द्वार द्वार, द्वार द्वार विद्यार्थियों की द्वार के बाद द्वार, द्वार के बाद द्वार, द्वार द्वार पर, द्वार पर, द्वार द्वार पर, इस प्रकार का प्रयोग याद रहेगा विद्यार्थियों। रातों रात, बीचों बीच, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, द्वार द्वार, हर एक द्वार पर, ऐसा प्रयोग। द्वार द्वार, हर एक द्वार पर। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्लियर सभी को? तत्पुरुष समास देखते हैं। सबसे पहले तत् प्लस पुरुष। तत्पुरुष में तत् प्लस पुरुष, उसका पुरुष, तो यहीं पर तत्पुरुष शब्द में ही कौन सा समास हो गया? तत् प्लस पुरुष, तत्पुरुष समास हो गया। यहां पर तत्पुरुष शब्द में तत् प्लस पुरुष, उसका पुरुष। देखिए संबंध तत्पुरुष का रूप हो जाएगा ये। यहां पर क्या ध्यान रखना है? पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता। क्या याद रखना है विद्यार्थियों? पूर्व पद गौण रहेगा और उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद का। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों सबसे पहले हम तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं, फिर कर्मधारय और द्विगु को। जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, ऊपर हम तत्पुरुष का एक उदाहरण, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा। गुणों से युक्त, गुण युक्त, ये भी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से धर्मवीर, धर्म में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। पराधीन, दूसरे पर अधीन, दूसरे पर अधीन, दूसरे पर निर्भर। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। याद रहेगा विद्यार्थियों? तो ये तत्पुरुष के उदाहरण। धर्मवीर, धर्म में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। पराधीन, दूसरे पर अधीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोगग्रस्त, रोग से
ग्रस्त, याद रहेगा, याद रहेगा विद्यार्थियों। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, याद रहेगा सभी को। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि, इस प्रकार से भी प्रयोग किया जा सकता है। दोनों प्रकार का मिलता है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि, इस प्रकार का प्रयोग भी मिलता है, याद रखिए विद्यार्थियों। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का लक्षण क्या, परिभाषा क्या, कि जहां विशेषण विशेष और उपमान उपमेय संबंध हो, याद रहेगा, जहां विशेषण विशेष और उपमान उपमेय संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्र जैसा मुख, तो यहां पर चंद्र क्या हो गया, चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया, उपमेय, चंद्र क्या हो गया, चंद्र उपमान हो गया विद्यार्थियों, उपमेय नहीं, चंद्र क्या हो गया, उपमान, और उपमेय क्या हो गया, मुख। उपमेय का मतलब क्या हुआ, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। तो जहां पर उपमान उपमेय, उपमेय उपमान, तो उपमान तो क्या हो गया, चंद्र, कि चंद्र जैसा मुख, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, इसलिए यहां पर क्या हो गया, चंद्र उपमान और मुख उपमेय, याद रहेगा। विशेषण विशेष, जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महान क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, देव। इसी प्रकार से सद्धर्म, सच्चा है जो धर्म, सत है जो धर्म, तो सत क्या हो गया विद्यार्थियों, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, धर्म। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, मिर्च। तो इस प्रकार से जहां पर विशेषण विशेष संबंध हो और उपमान उपमेय संबंध हो, वह क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, वह क्या, कर्मधारय समास, द्विगु समास विद्यार्थियों। द्विगु समास की ओर चलते हैं। द्विगु समास, जहां पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समाहार का बोध कराए। क्या, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, अनिवार्य, इसका नियम, अनिवार्य शर्त है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण और समस्त पद किसका बोध कराए, समाहार का बोध कराए। जैसा अभी उदाहरण अपन 7 दिनों का समूह सप्ताह है, तो इसमें पहला पद सप्ताह है, सप्त जो है वह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और सप्ताह अन्य मतलब दिन, ठीक है, कि 7 दिनों का समूह, तो समस्त पद पहला पद संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, और फिर समस्त पद से एक समूह का, एक समाहार का बोध हो, वह द्विगु समास। यहां पर देखें द्विगु, देखो पहले द्विगु ही उदाहरण देख लें, द्विगु शब्द को ही, कि 2 गायों का, द्वि मतलब 2 और गु मतलब गायें, 2 गायों का समूह, समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का। चौमासा, 4 माहों का, 4 महीनों का, 4 मासों का समाहार। शताब्दी, शत मतलब 100, अवधि मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समाहार, याद रहेगा, 100 वर्षों का समाहार। इसी प्रकार से द्वंद्व समास को देखें, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो पर अनुस्वार विचार करना विद्यार्थियों, हो, यहां पर अनुस्वार नहीं लग सका, दोनों पद प्रधान हो व मध्य में योजक चिन्ह और विग्रह करने पर और का प्रयोग हो जाए। 3 बातें कहीं, दोनों पद प्रधान हो, समस्त पद बनाने पर मध्य में योजक चिन्ह लग जाए, और विग्रह करने पर और का प्रयोग हो जाए। जैसे रात दिन, रात और दिन, तन मन, तन और मन, सुख दुख, सुख और दुख, माँ बाप, माँ और बाप। देखिए बहुव्रीहि समास, कि जहां दोनों पद प्रधान ना रह करके कोई तीसरा पद प्रधान हो विद्यार्थियों, ना तो पूर्व पद प्रधान रहता है और ना उत्तर पद प्रधान रहता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दश हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, दश हैं मुख जिसके, आनंद मतलब चेहरा, मुख, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव, पंचानन शिव को कहते हैं,
5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसकी, वीणा है हाथ में, पाणी मतलब हाथ, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। अष्टाध्यायी, 8 हैं अध्याय जिसमें, 8 हैं अध्याय जिसमें अर्थात पाणिनि ऋषि का संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ विशेष अष्टाध्यायी। 8 हैं अध्याय जिसमें अर्थात पाणिनि मुनि का, पाणिनि ऋषि का व्याकरण का एक ग्रंथ विशेष जिसे अष्टाध्यायी नाम दिया है। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, विजय प्राप्त कर ली है इंद्रियों पर जिसने अर्थात जिनेंद्र। जितेंद्रिय, जिनेंद्र, जैनों में जिनेंद्र, तीर्थंकरों को जिनेंद्र कहा गया है। जितेंद्रिय, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, जिनेंद्र। याद रहेगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमने समास के भेद, समास की परिभाषा, उसका अर्थ और हिंदी भाषा में जो शब्द संरचना की एक प्रक्रिया है, शब्द किस किस प्रकार से बनते हैं, इन सब बातों को यहां से जाना। विद्यार्थियों, आप इस संपूर्ण प्रकरण को ध्यान से देखें, पढ़ें। फिर भी कोई विकल्प रह जाए तो मुझे 9887261591 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले प्रकरण में। धन्यवाद, नमस्कार।